स्वागत है आपके अपने ही चैनल नेहा क्लासेस। जैसा कि अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि मैं क्लास 12 का न्यूक्लियाई चैप्टर पे आपको वीडियो दे रहा हूँ। ये वीडियो नंबर 7 है ना? इसमें बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के कर्व पे फोकस करेंगे, ठीक है? बाइंडिंग एनर्जी के कर्व पे यानी न्यूक्लियर के बाइंडिंग एनर्जी के कर्व पे हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इसके पहले ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो जाकर देखिए, ठीक है? पहले ये देख लीजिए, मैं इस वीडियो में पीछे का वीडियो से कोई रिलेशन नहीं है। मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि अगर आप पीछे का भी कुछ नहीं जानते हैं तो करंट आपको समझ में आए, ठीक है? पहले समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी देखिए, किसी भी न्यूक्लियस को अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे भरे होते हैं। इन सबको आपस में एक साथ पढ़ा जाता है, यानी ये एक साथ आपस में बाइंड होते हैं, बंधे होते हैं। जब हम लोग कुछ बाहर से एनर्जी का सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसके वजह से ये न्यूक्लियस ब्रेक कर जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है। इसी एनर्जी को, ये सप्लाई किए हुए एनर्जी को हम लोग कहते हैं बाइंडिंग। तो फिर समझ लीजिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आपस में बाइंडिंग होते हैं, यानी बंधे होते हैं। जब हम लोग बाहर से कुछ एनर्जी का सप्लाई करते हैं, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है? ब्रेक कर जाता है, यानी न्यूक्लियस टूट। इतना एनर्जी सप्लाई करने पे ये टूटता है, उसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब एक वर्ड है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। पहले समझते हैं न्यूक्लियन किसको कहते हैं। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उसका कंबाइंड नाम है न्यूक्लियन। यानी कि जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनका सबका कंबाइंड नाम है न्यूक्लियन। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी को तो एटॉमिक मास कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेसिकली पर न्यूक्लियन का मतलब होता है कि उसके बाइंडिंग एनर्जी को बेसिकली मास नंबर से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है, उसका रिलेशन स्टेबिलिटी से होता है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है, वो इसकी स्टेबिलिटी बताता है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बताता है, ठीक है? जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, मोर होगा, या स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी हाई होगी। और जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस होगा, उसकी स्टेबिलिटी भी लेस होगी, लेस होगी, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब आपस में बंधे रहते हैं, तो उसको बाइंडिंग करके रखे जाते हैं। इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को वापस तोड़ने के लिए बाहर से इतना एनर्जी का सप्लाई किया जाता है, उसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है? जो कि न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, ठीक है? जब बाइंडिंग एनर्जी को उसके मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या कहलाता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन, ठीक है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का रिलेशन स्टेबिलिटी से है। जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा, उसका स्टेबिलिटी कम होगा। हमारा अभी मेन मकसद है बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ना। क्या पढ़ना? बाइंडिंग एनर्जी कर्व एज द फंक्शन ऑफ मास नंबर। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व यानी कि बाइंडिंग एनर्जी को एक ग्राफ के रूप में देखने जा रहे हैं। इसमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के फॉर्म में दिखाया जाएगा एज द फंक्शन ऑफ मास नंबर। इसमें बेसिकली हम लोग दिखाएंगे
बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हम लोग क्या दिखाएंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फंक्शन ऑफ मास नंबर हम लोग देखेंगे, पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 के हिसाब से। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे बहुत ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व हम लोग लेने की कोशिश करें। ठीक है, हम इधर एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं वर्टिकल, और इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले। ओके, ये स्ट्रेट लाइन पे हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ पे हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस लाइन पे बाइंडिंग एनर्जी पर, इस साइड में हम लोग दिखा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसका एनर्जी का यूनिट क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका एनर्जी का यूनिट क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस साइड में हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मास नंबर, मास। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि शुरुआती तौर पे क्या होगा कि जैसे जैसे मास, इधर मास नंबर दिखा है, शुरुआती तौर पे हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है। एक समय के बाद अचानक से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शार्पली अप होता है, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शार्पली डाउन हो जाता है, फिर शार्पली नेगेटिव से अप हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर उसके बाद ऐसा होता है, फिर उसके बाद एक मैक्सिमम पिक पे जाता है, फिर स्लाइटली वहां से नीचे की तरफ गिरता है। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक ओवरऑल ग्राफ। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की इस ओवरऑल ग्राफ को आप देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला मैक्सिमम है, वो बेसिकली इस जगह पर हम लोग को 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखा रहा है। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन भी दिखा रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा ज्यादा शार्पली फॉल हो गया, ज्यादा शार्पली फॉल नहीं होगा, थोड़ा कम शार्पली फॉल होगा मगर स्लाइटली फॉल, स्लाइटली, स्लाइटली होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्लाइटली फॉल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया सबसे मैक्सिमम दिखा रहा है। और ये देखिए पिक, अगर आप ये पिक देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये पिक अपने अगल बगल के इधर वाला है और इधर वाला इससे ज्यादा है। तो अगर आप ये पिक देखते हैं तो ये अपने अगल बगल इधर वाला और इधर वाले से ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा स्लाइटली, वैसे वैसे शार्पली मेरा बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है पर न्यूक्लियन। फिर उसके बाद एक पीक आ रहा है, फिर उसके बाद वापस पीक आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कहीं कहीं पीक आ रहा है, फिर उसके बाद एक मैक्सिमम पे जा रहा है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। उसके बाद फिर स्लाइटली धीरे धीरे स्लाइटली ओवरऑल लगभग कांस्टेंट रूप में ये गिरना लग रहा है, ओवरऑल लगभग कांस्टेंट रूप में ये गिरने लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, यहाँ पे एक रीजन होता है, जो कि रीजन बेसिकली इस जगह पे एक रीजन होता है, यहाँ पे एक रीजन होता है इस जगह पर, इस जगह पर एक रीजन होता है जो कि
लगभग 50 एटॉमिक मास से लेकर 80 एटॉमिक मास के एरिया का होता है। ये वाला जो रीजन होता है मोस्ट स्टेबल रीजन होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहीं पे देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसी रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये वाला रीजन जो होता है मोस्ट स्टेबल रीजन होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है? तो ये वाला रीजन ऐसा होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये वाला जो रीजन तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी रीजन होता है। ठीक है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी रीजन होता है। और आप अच्छे से जानते हैं दुनिया में जो भी चीजें होती हैं वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। इसके बारे में भी हम लोग बात भी करेंगे। ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं ये जो ऐसे पिक पिक आया है जो कि अपने नेबर से ज्यादा है वहां पे क्या है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है हीलियम 4 2। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तब वो कार्बन 6 12। ये सब चीजें देखने को हम लोग को मिलता है। फिर एक और पिक अगर मान लो यहाँ पे हम लोग ने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन 8 16 ये देखने को मिलता है। तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक मोटा मोटी कर्व। ठीक है? अगर बहुत अच्छे से कर्व देखना है तो आप एनसीईआरटी का बुक का कर्व देख लीजिए, आपको ज्यादा अच्छे से ये कर्व का एक ओवरऑल नजरिया आ जाएगा। ये एक मोटा मोटी कर्व है। ठीक है? पूरा एग्जैक्ट नहीं है, एक मोटा मोटी कर्व है। क्योंकि मुझे कर्व को समझाना है इसलिए एक मैंने मोटा मोटी कर्व बना रखा है। ठीक है? अब इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व को जब हम लोग देखते हैं तो क्या मिलता है, इसके बारे में हम लोग को समझना है कि बाइंडिंग एनर्जी की जो कर्व को हम लोग देख रहे हैं उससे हम लोग को क्या नॉलेज मिल रहा है। ठीक है? उस बारे में बात करते हैं। पहला नॉलेज जो हो रहा है तो कह रहा है फॉलो द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ द प्लॉट। तो पहला हम लोग बात करते हैं कॉस्ट। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एवरेज बाइंडिंग पर न्यूक्लियन फोर लाइटर। लाइटर मतलब कि हल्का। लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक नाइटर न्यूक्लियाई देते हैं न्यूक्लियाई। लाइटर न्यूक्लियाई जैसे कि हाइड्रोजन। ठीक है? हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोमर, दिक्कत नहीं, आइसोमर को रहा आइसोबार। ठीक है? तो ये जब हम लोग देख रहे हैं इज स्मॉल, यानी जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनका बेसिकली जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, H1 ट्रिटियम सॉरी H12। इसका बेसिकली बाइंडिंग पर न्यूक्लियन वन ही होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास ये है ट्रिटियम है, का होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग 3 के आसपास। यानी कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं जैसे कि हाइड्रोजन, पोटेशियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ही कम है। तो लाइटर न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। इस ग्राफ को देखने से हम लोग को पता चलता है कि लाइटर न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है काफी कम है। लाइटर मतलब कि छोटे 20 से कम के आसपास के न्यूक्लियाई। दूसरा दूसरा इस कर्व को देखने से हम लोग को क्या पता चलता है? दूसरा इस कर्व को देखने से हम लोग क्या पता चलता है? और मास नंबर रेंजिंग और मास नंबर रेंजिंग और मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20 और मास नंबर रेंजिंग टू 20 देयर। जो मास नंबर है कहाँ से 2 से लेकर 20 तक, देयर आर शार्प पिक, देयर आर शार्प पिक, देयर आर शार्प पिक। यानी 2 से 20 के बीच में जो मास नंबर है वहां पे शार्प पिक देखने को मिल रहा है, करस्पॉन्डिंग टू
क्रॉस बॉन्डिंग टू हीलियम, जैसे कि हीलियम का, जैसे कि कार्बन का, जैसे कि ऑक्सीजन का, इन लोग का एक शार्प पिक देखने को मिल रहा है, ईटीसी। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, ये शार्प पिक में क्या है बेसिकली, जितना इनका प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है। देखिए यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 न्यूट्रॉन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या भी 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी है 4 माइनस 2। और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या है 12 माइनस 6। यहाँ पे भी देखिए प्रोटॉन की संख्या 8 है, न्यूट्रॉन की संख्या 16 माइनस 8। देखिए जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो वो शार्प पिक देखने को आपको मिल रहा है। शार्प पिक देखने का मतलब, शार्प पिक का मतलब कि वहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है आसपास के न्यूक्लियस से ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, क्या हो रहा है कि शार्प पिक देखने को मिल रहा है। दे दे क्या द लिख देता हूँ, द पिक इंडिकेट इंडिकेट दैट दैट these nuclei are relatively more stable। ये न्यूक्लियाई क्या है, रिलेटिवली मोर स्टेबल देन अदर न्यूक्लियाई इन नेबर, देन अदर न्यूक्लियाई इन देयर नेबर। तो क्या हो रहा है, जब एटॉमिक मास नंबर 2 से 20 के बीच हम लोग देख रहे हैं तो कुछ शार्प पिक देखने को मिल रहा है। शार्प पिक जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, ये फिगर में देखिए, ये आपको एक शार्प पिक देखने को मिल रहा है, यानी ये इधर और इधर से ज्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। यहाँ पर भी एक शार्प पिक देखने को मिल रहा है, यानी कि ये इधर और इधर के रिस्पेक्ट में ज्यादा अचानक से हो जा रहा है। यहाँ पर भी एक शार्प पिक देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, ये शार्प पिक ये बता रहा है कि इधर और इधर वाले से इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इधर और इधर वाले से इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसी तरह इधर और इधर वाले से इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। तो बेसिकली अगर हम इस ग्राफ को देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनके आसपास के न्यूक्लियन से ज्यादा है, जैसे हीलियम, कार्बन, है ना, ये सब जो ऑक्सीजन, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोगों ने दो बात इससे देखा है। क्या हुआ, तो इस न्यूक्लियर ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हम लोग को दो बातें अभी तक समझ में आई। तीसरी बात, थर्ड थर्ड है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बीई डिवाइडेड बाई ए, एटॉमिक मास है ना, इज प्रैक्टिकल, ये सब जो आपको लिखे जा रहे हैं इसी से ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, इसी से ऑब्जेक्टिव आएंगे या इसी के रिलेटेड आपको एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इंडिपेंडेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर फोर न्यूक्लियाई ऑफ
middle mass, phi of the middle mass 30 से ज्यादा और 170 से कम. The binding energy have broad maximum peak. The binding energy curve has a broad maximum peak in the range A in atomic mass 30 to A 120 यानी एटॉमिक मास 30 से लेकर 120 में इसका मैक्सिमम पिक हम लोग को देखना विच इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, जो कि प्रैक्टिकली कांस्टेंट है. इज ये सब इसी सब पे ऑब्जेक्टिव आएगा. हाँ, प्रैक्टिकली कांस्टेंट, practically constant corresponding to corresponding to average binding energy per nucleon in 8.8 mega electron volt per nucleon for iron, for iron. ठीक है, तो क्या हो रहा है ये आयरन के लिए क्या हो रहा है, और आयरन के लिए क्या हो जा रहा है Fe 2650, कोई दिक्कत की बात नहीं. Hence, hence iron is most stable element on the earth. Is most stable element on the. अब मैंने क्या लिखा है इसको वहां पे फिगर पे जाता हूं तो फिर आपको समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. कर्व के फिगर पे जाता हूं फिर आपको समझाने की कोशिश कर. देखिए मैंने लिखा है बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, है ना, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर बिटवीन 32, है ना, 170, यानी लगभग 30 से लेकर 120 के बीच में इसका जो मास नंबर है वो बेसिकली कोई ज्यादा इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है. मतलब कहने का मतलब कि इस पीरियड में ये थोड़ा ऐसा जो जा रहा है, मतलब कि इस पीरियड में ये 30 से लेकर 120 के बीच में थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली एक कांस्टेंट टाइप का ग्राफ मिल रहा है, स्लाइटली कांस्टेंट टाइप का एक ग्राफ मिल रहा है, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है. जैसे देखिए यहाँ पे जैसे बढ़ रहा था शार्पली बढ़ रहा था, और 30 से लेकर मान लीजिए यहाँ पे 30 है, 30 से लेकर इतने के बीच में वो उतना शार्पली नहीं बढ़ रहा है एकदम थोड़ा सा लग रहा है जैसे कांस्टेंट टाइप का बढ़ रहा है. 30 से लेकर 120 के बीच में, 30 से लेकर 170 एटॉमिक मास के बीच में ये लगभग स्लाइटली बढ़ रहा है, यानी कि 30 से लेकर 170 तक मास नंबर बढ़ाइएगा तो उसके बाइंडिंग एनर्जी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा. बात समझे, मास नंबर पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. उसके बाद मैक्सिमम पिक जो हो रहा है वो बेसिकली इसका मैक्सिमम पिक यहाँ पे आ रहा है. ये वाला जो एरिया है इसके पास मैक्सिमम पिक आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये आयरन को दिखाया जा रहा है 56 26, और इस वक्त इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, यानी कि आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है और वो क्या है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, इसलिए आयरन अर्थ पे सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है. बात समझ में आ रहा है, तो ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी का. ठीक है, अब आते हैं ये सब लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व का सब पढ़ रहे हैं और उसको लिख रहे हैं. ठीक है, अब आते हैं एक चीज, उसके बाद क्या आ रहा है कि मास नंबर और बढ़ाइए.
as as the mass number increase, और मास नंबर बढ़ाइए, increase the binding energy per nucleon, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज। अब इसके आगे मास नंबर और बढ़ाइए, जहां पर वो ग्रेजुअली थोड़ा कांस्टेंट होता है उसके बाद और बढ़ाइए तो डिक्रीज। अब बाइंडिंग एनर्जी इसके बाद बढ़ाने के बाद डिक्रीज करता है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है ग्रेजुअली एंड फॉलिंग, डिक्रीज करता है ग्रेजुअली और फॉलिंग टू अबाउट 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन for यूरेनियम 92,238। यानी कि अब 170 से जब ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो अब गाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते होते कहाँ पहुंच जाता है, बेसिकली डिक्रीज होते होते कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। द द डिक्रीज में be due to कूलम, ये डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू कूलम रिपल्सन। इसमें इतना ज्यादा प्रोटॉन हो जाता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कूलम रिपल्सन डेवलप हो जाता है। कूलम रिपल्सन बिटवीन द प्रोटॉन्स, क्या होता है, ये इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि इनके बीच में कूलम्बिक रिपल्सन बहुत बढ़ जाता है। इसके बीच में न्यूक्लियस में जो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, उस प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कूलम्बिक रिपल्सन बहुत बढ़ जाता है, जो कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। दे हैवी न्यूक्लियर, है ना, द हैवी न्यूक्लियाई आर therefore relate लेस स्टेबल। क्या हो जाता है, ये लोग हैवी न्यूक्लियर क्या होते हैं, रिलेटिवली लेस स्टेबल होते हैं। अगर हम इसको ग्राफ से देखें, समझने की कोशिश करें, है ना, ग्राफ के पास हम लोग साथ जाएं और उसको समझने की कोशिश करें तो देखो, ये देखो यहाँ के बाद ये वाला ग्राफ स्लाइटली गिरना शुरू हो जाता है। ये वाला ग्राफ अगर आप देखें स्लाइटली गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज होना शुरू होता है। डिक्रीज होते 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 कहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूरेनियम के पास आकर इसका, आप देखेंगे यूरेनियम 92,238 के पास इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन हो जाता है। यानी कि ये वाला न्यूक्लियस जो होता है सबसे लेस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं बहुत ज्यादा 92 हो जाते हैं, वैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कूलम्बिक रिपल्सन बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर आप हम लोग देखें, ग्राफ को हम लोगों ने जो समझा और जाना, वो इस तरह से हम लोगों ने समझा और जाना कि ये ग्राफ कैसे काम करता है या कैसे होता है। तो हम लोगों ने समझा कि लाइटर न्यूक्लियाई के लिए ये ग्राफ जो होता है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है। यानी अगर ग्राफ को फिर से थोड़ा सा ड्रॉ करके हम लोग कोशिश करें या समझने की कोशिश करें, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये जस्ट हैंग कर गया, हाँ। तो अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि इस ग्राफ को फिर से समझने की कोशिश करें, उसके बाद इसका कंक्लूजन लिखें, तो हम लोगों ने ये किया कि ये वाला जो ग्राफ है, वैसे ही देखिए ग्राफ पे ये ध्यान रखिएगा नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। ये वाला जो ग्राफ है इधर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे बेसिकली हम लोग मास नंबर दिखा रहे हैं, यानी कि ए दिखा रहे हैं। इधर में हम लोग दिखा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग जब देख रहे हैं तो छोटे न्यूक्लियस है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखिए, है ना, यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन 1 2 ड्यूटेरियम, यहाँ पे आप देखिए ऐड करना है आपको, हाइड्रोजन 1 3, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कम है। और जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है। फिर एक समय आ रहा है, अचानक एक पिक आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ये पिक बता रहा है कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इनके और उनके रिस्पेक्ट में ज्यादा है। फिर एक पिक आ रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इनके इनके रिस्पेक्ट में ज्यादा है। एक और पिक आ रहा है, ऐसे पिक कहीं कहीं आ रहा है जो बता रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है। फिर उसके बाद ऐसा बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है। उसके बाद ये बाइंडिंग एनर्जी का एक ग्राफ जो हो रहा है वो ऐसे जाके स्लाइटली एकदम यहाँ से स्लाइटली डिक्रीज होना शुरू हो जा रहा है। और मान लीजिए इस एरिया में की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो रही है, तो ये स्लाइटली, और यहाँ पे इसका पिक आ रहा है जो कि आयरन का पिक है। आयरन 2656, और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कितना 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। उसके बाद ये धीरे धीरे गिर रहा, और एक समय गिरते 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 ये कहाँ पे आ जा रहा है, ये आ जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे यूरेनियम 92 238 हो रहा है, और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के पास रहता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी का एक मोटा मोटी ग्राफ कैसा है। ठीक है, आप एनसीईआरटी का ग्राफ जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाला ग्राफ थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ पढ़ने का तरीका। अब बात होता है कि इस पढ़ने के बाद हमको क्या क्या रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को कैसे लिखेंगे। अगर बोलेगा कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व, राइट इज कंक्लूजन, तो पहले ऊपर में लिखिएगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, मैं लिखने के भी तरीका सिखा रहा हूँ। पहले आप सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी को थोड़ा स्लाइटली डिफाइन कर दीजिएगा, जो मैंने यहाँ शुरू किया है। स्लाइटली डिफाइन कर दीजिएगा बाइंडिंग एनर्जी को। ठीक है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने के बाद ये जो मैंने यहाँ पे किया है थोड़ा सा, है ना, ये प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। थोड़ा सा स्लाइटली डिफाइन कर दीजिएगा बाइंडिंग एनर्जी को। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को डिफाइन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी को जो आपने डिफाइन किया है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी कर्व के बारे में लिखिएगा। उसके बाद बताइएगा बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियन को हम लोग मास फंक्शन के रूप में दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद आप अच्छे से अगर ग्राफ को थोड़ा सा एनसीईआरटी से देख लीजिएगा और एक दो बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये ग्राफ एनसीईआरटी से देख के एक दो बार घर पे जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस ग्राफ को बना रखिएगा। उसके बाद नंबर 1 पॉइंट जो मैंने ये लिखा है कि नीचे वाला न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियन बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। फिर उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट को लिखिएगा, फिर थर्ड पॉइंट को लिखिएगा, फिर फोर्थ पॉइंट, ऐसे 4 5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। और ये पॉइंट को आप याद भी रखिएगा क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में इसी पॉइंट से किसी तरह भी करके वो आपको मतलब फंसाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, मगर अगर आप अच्छे से पढ़े हुए तो आप आराम से यहाँ से निकल जाइएगा। अब बोलेगा, अगर मान लीजिए एग्जाम में बोलता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व बनाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, साथ में उसका कंक्लूजन लिखिए। तब आप कंक्लूजन भी लिखिएगा, मान लीजिए 2 नंबर का आया तो आप ये कंक्लूजन भी लिखिए। कंक्लूजन का मतलब कि इस कर्व से आपको क्या क्या मिला, ये कंक्लूजन जरूर से लिखना है आपको, है ना। नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। आपको ये कंक्लूजन लिखना है। ठीक है? ये कंक्लूजन लिखना है। पहला, द फोर्स इज अट्रैक्टिव, यानी न्यूक्लियस का फोर्स जो है अट्रैक्टिव है एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियस का फोर्स सफिशिएंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल रहा है। सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ few मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, ये सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ये फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन दिखाता है। आज सबसे मैक्सिमम 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। दूसरा,
द कंट्रैक्शन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज, है ना? कहता है कि इसका बाइंडिंग एनर्जी जो होता है, वो बेसिकली ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। दूसरा ये दिखाता है कि इसमें क्या होता है कि द कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, यानी कुछ पीरियड में बाइंडिंग एनर्जी लगभग कांस्टेंट होता है इन द रेंज 30 से लेकर 170 इज ए consequence of the fact that that the shear force is thought कर है कि बेसिकली मास नंबर 30 से लेकर 170 तक ये लगभग कांस्टेंट होता है। इसका वजह यही है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है शॉर्ट रेंज फोर्स है। यानी न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये बेसिकली शॉर्ट रेंज में, इसी से 30 से लेकर 170 के बीच में का जो होता है कांस्टेंट भी बढ़ता है, ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स है इसलिए जितना मास नंबर बढ़ाने से कोई खास असर पड़ता नहीं है। ये थर्ड नंबर इसमें कंक्लूजन में लिखिएगा, ठीक है? थर्ड नंबर इसमें कंक्लूजन में लिखिएगा, थर्ड नंबर का कंक्लूजन में आप लिखिएगा क्या, व्हेन वी मूव एंड वी मूव फ्रॉम द हेवी न्यूक्लियाई द मिडिल रेंज, यानी हैवी न्यूक्लियर रीजन से मिडिल रेंज की तरफ जाते हैं, ऑफ द ग्राफ देयर will an increment in overall binding energy, there will be an increment, यानी कि एविडेंस से ज्यादा तो इंक्रीमेंट तो होता है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा ही कांस्टेंट, थोड़ा ना थोड़ा बढ़ता ही है इन द ओवरऑल बाइंडिंग, इंक्रीमेंट होता है ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है? अब क्या होता है इंक्रीमेंट होने से क्या होगा, समझेंगे। तो कह रहा है कि अगर देखता हूँ उसको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद तो समझ में आए क्या बोलने की। जैसे जैसे हम लोग इधर से इस तरफ बढ़ते हैं, मतलब इधर से आगे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है। और ये इंक्रीमेंट होने के बाद ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल रीजन की तरफ जाता है। मतलब छोटे न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं। और इस प्रोसेस को ही कहते हैं, जब छोटे न्यूक्लियस कंबाइंड होकर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSSION। और उसी तरह जब बड़े न्यूक्लियस टूटकर इस मिडिल रीजन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, और स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करते हैं, तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यही कंक्लूजन मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब छोटे न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन होकर इस स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और मोर एनर्जी गेन कर कर अपने को स्टेबल बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। बात समझ में आ रहा? और
जब बड़े न्यूक्लियस मिडिल और बड़े न्यूक्लियस इस तरफ बढ़ते हैं, अपने को ज्वाइन कर कर सॉरी अपने को तोड़ कर इस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यही मैंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। इसको ही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन होके है ना इस मोस्ट स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, जबकि मिडिल और बड़े न्यूक्लियस जो होंगे आपस में टूट कर इस स्टेबिलिटी कर्व की तरफ पहुंचेंगे। जब ज्वाइन होकर पहुंचेंगे तो वो कहलाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, वो फ्यूजन। और जब टूट के पहुंचेंगे तो वो कहलाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। कहता है ओवरऑल बॉन्डिंग एंड हेंस रिलीज ऑफ एनर्जी एंड हेंस रिलीज ऑफ एनर्जी is is indicate indicate indicates that energy can be release। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है when a heavy when a heavy nucleus है ना, न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास मान लीजिए लगभग अप्रॉक्स 240 के आसपास है, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक इनटू टू रफ equal two rough equal parts parts this this process is called न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सेम इसका उल्टा, जब लाइटर न्यूक्लियाई आपस में जुटकर है ना और अपने को ओवरऑल अपना बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाते हैं, और वो लाइटर न्यूक्लियस आपस में जुटकर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाकर उस तरफ बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि जब लाइटर न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन होंगे, लाइटर न्यूक्लियाई आपस में ज्वाइन होंगे, तो वो उस स्टेबिलिटी कर्व की तरफ बढ़ेंगे। यानी इधर वाला जब ज्वाइंट होगा तो ये स्टेबिलिटी कर्व की तरफ बढ़ेगा इधर से, ये कहलाया जाएगा न्यूक्लियर। और इधर वाला टूट के इधर बढ़ेगा तो ये कहलाएगा न्यूक्लियर। बात समझ में कुछ हद तक आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्टेबिलिटी कर्व क्या है, और उसका बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि उसका हाँ, स्टेबिलिटी कर्व नहीं, स्टेबिलिटी कर्व का बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर एसिड। तो ये इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरह थोड़ा लिखना पड़ेगा। अगर 3 मार्क्स के ऐसे या 2 मार्क्स का आता है तो आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा और इसका फिगर भी बनाना पड़ेगा। अगर आपको यह पाठ कुछ हद तक समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चलता है, आप चाहे तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।